तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। देखिए, कह रहा है एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15, 20 की पंक्तियों में खड़े होकर एक पूर्ण वर्ग बनाना होता है, तो न्यूनतम संख्या बताएं सिपाहियों की। तो सबसे पहले जब भी आपको न्यूनतम छोटी छोटी कम से कम सवाल में दिया जाए तो आप एलसीएम निकालोगे, लेकिन पूर्ण वर्ग बनाने का जो एलसीएम होगा वो अभाज्य गुणनखंड विधि से होगा। इससे क्या होगा कि आप आसानी से प्रश्नों को बना सकेंगे। तो 15 और 20, 10, 15 और 20 का हम एलसीएम निकालते हैं। चलिए देखते हैं। 10, 15, 20। पहले 2 से, 2 पंचे 10, 15 तो नहीं आएगा, फिर 20 10 से, अब डायरेक्ट 5 से, 5, 5 3 15, 5 दूनी 10। अब इसको लिखेंगे हम लोग इस तरह से 2 गुने 2 गुने 3 गुना 5। और सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60। ये तो एलसीएम हुआ, लेकिन आपको यहाँ बोला गया है पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको जोड़ा लगाना होगा। तो देखिए 2 का जोड़ा लगा हुआ है, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं लगा है। तो 3 का जोड़ा लगाने के लिए 1 3 की ज़रूरत है, उसे एलसीएम से गुना करेंगे। 5 का जोड़ा नहीं लगा है तो 1 5 की ज़रूरत है जोड़ा लगाने के लिए, उसे भी एलसीएम से गुना करेंगे। अब टोटल हो जाएगा 5 3 15, 15 6 90 यानी 900। ये वर्ग है, इसका वर्ग ये जो है 30 का वर्ग है, यानी आपका जो संख्या हो गया वो हो गया 900। आंसर होगा आपका सी नंबर। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है एक ज़मीन को 45,000 रुपये में बेचने से 10% का घाटा होता है, तो 15% मुनाफा पाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। देखिए, एक बार पहले तो बेच चुका है 4500 में और फिर से बेचने की बात की जा रही है। तो ऐसे प्रश्नों को इस तरह से सॉल्व करिए। पहला फर्स्ट एसपी बटा सेकेंड एसपी, उसके बाद बराबर पहला परसेंटेज अगर घट के है तो घटा के लिखेंगे, सेकेंड परसेंट लाभ में है तो लाभ लेके लिखेंगे। तो इस तरह से पहला जो कि 4500 रुपये में बेचा गया है और दूसरे में कितना में बेचा जाएगा ये पूछा गया है, तो एक्स मान लेते हैं। पहले कंडीशन में इसको 10% का घाटा हुआ, तो 10% का हानि मतलब 90% हो जाएगा। दूसरे कंडीशन में इसको 15% का मुनाफा पाना है, तो 15% का लाभ होगा 115%। तो परसेंटेज तो कट जाएगा और यहाँ से हम इसको कटाएंगे, तो ये जो आपका 50 बार में डिवाइड होगा। तो x का जो मान होगा वो हो जाएगा, यहाँ पे 50 है, x का जो मान हो जाएगा 50 गुना 115। गुना करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0 25 25 के 5 बचा 2, 5 2 7 और 5 का 5 यानी 5750 रुपये, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस तरह के प्रश्नों को हम लोग जब रूट के अंदर रूट हो तो सबसे नीचे जो लास्ट में जो ये वर्ग है, सॉरी रूट है, इसका काम करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो वो 7 आएगा और ये 7 इस 29 में ऐड हो जाएगा, तब हो जाएगा अंडर रूट 29 और 7 36। अब इसका जो वर्गमूल होगा वो हो जाएगा 6। अब ये 6 जो है इस 19 के साथ ऐड होगा तो हो जाएगा अंडर रूट 25। इसका वर्गमूल हो जाएगा 5। अब ये 5 जो है इस 11 के साथ ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा अंडर रूट 11 और 5 16, जिसका वर्गमूल होता है 4। अब ये जो 4 है इस 5 के साथ ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा अंडर रूट 5 4 9, जिसका वर्गमूल होता है 3। यानी आपका आंसर जो होगा वो 3 होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है यदि एक संख्या को इसके आधे भाग के वर्ग से घटाया जाए तो परिणाम 48 होता है, तो संख्या का वर्गमूल क्या है। तो एक संख्या मान लेते हैं x है, संख्या x है। इस अब कह रहा है कि एक संख्या को इसके आधे भाग के वर्ग में घटाना है, यानी x का आधा और इसका वर्ग करेंगे और इस संख्या को घटाएंगे तो जो परिणाम आएगा वो 48 आएगा।
तो आपको कहता है कि संख्या का वर्गमूल क्या है। ऐसे प्रश्न को आप आसानी से अगर बनाना चाहते हैं तो ऑप्शन का सहारा लीजिए। संख्या का वर्गमूल पूछा है तो इसका मतलब संख्या जो होगा वो वर्ग करके होगा। तो 4 का वर्ग 16, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36 और 8 का वर्ग 64। यानी जो संख्या होगा वो हम पहले ऑप्शन नंबर ए से देखते हैं। अगर हम यहाँ पे x का मान 16 लेते हैं, पहला ऑप्शन ले लेते हैं 16 अब बटा 2 स्क्वायर और माइनस x का मान आपने 16 रखा है बराबर 48। अब ये कट जाएगा 8 बार में, तो 8 का स्क्वायर होगा 8 8 64 माइनस 16 बराबर 48। जब घटाएंगे तो हो जाएगा 48 बराबर 48, यानी LHS और RHS बराबर हो गया आपके ऑप्शन नंबर ए से। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि धारा की दिशा में एक नाव 3 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा के विपरीत दिशा में, यहाँ पे पहले तो था धारा की दिशा में समान दिशा है, अब धारा के विपरीत दिशा में इसी दूरी को वह 12 घंटे में तय करता है। तो हम नाव को x मान लेते हैं और धारा को y मान लेते हैं। इसका चाल हो गया, ये नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा का पहली कंडीशन में है कि यदि वह धारा की दिशा में जाएगा, जब नाव धारा की दिशा में जाएगा तो उसका चाल बढ़ जाएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे पानी जा रही है और नाव भी अगर उसी दिशा में जाएगा तो क्या होगा ना, वो बड़ा स्पीड से चलेगा, यानी उसका चाल जो है ना बढ़ जाएगा। इसलिए नाव जब धारा की दिशा में चलेगा तो उसका जो चाल होगा वो बढ़ जाएगा, और धारा के विपरीत चलेगा तो घट जाएगा। क्योंकि अगर धारा इधर आ रही है इधर से और हम नाव जो है उसके विपरीत ऐसे खेल रहे हैं, तो धारा अपना प्रेशर डालेगी और नाव अपना प्रेशर से आगे बढ़ने का कोशिश करेगा। इस तरह से क्या होगा कि चाल घट जाएगा। तो धारा के विपरीत में जो चाल होता है वो क्या होता है, घट जाता है, जबकि धारा की दिशा में चाल क्या होता है, जुट जाता है। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। तो धारा की दिशा में जो चाल है वो x प्लस वाई हो जाएगा, और यह 24 किलोमीटर की दूरी जो है 3 घंटे में तय करता है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी ये हो जाएगा 8 बार में। फिर धारा के विपरीत में जो है यही दूरी यानी 24 किलोमीटर को तय करने में 12 घंटा ले लेता है। तो इसका जो चाल होगा धारा के विपरीत में हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है कि अशांत जल में नाव की चाल बताएं, यानी x निकालना है तो y को क्या करना होगा, कटना होगा। ये प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो 2x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 10 और x का जो मान होगा वो हो जाएगा 5। यानी कि जो नाव का जो चाल होगा वो हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि आपका आंसर ए नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहे किसी वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 1764 वर्ग मीटर है। एक दूसरे वर्गाकार की परिमिति क्या होगी जिसका क्षेत्रफल पहले वाले का 4 गुना है, पहले वाले का 4 गुना है। तो मान लेते हैं पहला जो वर्ग होगा, फर्स्ट वर्ग, उसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा, यहाँ पे मानेंगे क्या दिया हुआ है, फर्स्ट वर्ग का क्षेत्रफल है 1764। तो सेकेंड वर्ग जो है का जो क्षेत्रफल होगा वो इसका 4 गुना होगा, यानी 1764 का 4 गुना। ठीक है, तो अब हम लोग सेट करते हैं। तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, हम सेकंड का ही करेंगे क्योंकि सेकंड का ही परिमिति निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और अगर हम भुजा निकालेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल अब हमारा कितना है सेकंड का, 1764 गुना 4। अब 1764 का वर्गमूल होता है 42 और 4 का वर्गमूल होता है 2, यानी कि भुजा हो जाएगा 84 मीटर। ठीक है, और अब आपसे कहा रहा है कि दूसरे वर्गाकार क्षेत्र का परिमिति, तो परिमिति जो होता है
वो होता है 4 गुना भुजा। तो 4 तो रहेगा ही, अब भुजा निकाले हैं 84 मीटर, गुना हो जाएगा 4 चौक 16 और 8 चौक 32 एक 33, 336 मीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी से मैच करता है, यानी आंसर बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है। किस पर? अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य पर पहले जो है 5% बट्टा दिया तो हो गया 95%। फिर कह रहा है यदि वह बट्टा 7% दे देता, फिर बट्टा हमेशा तो अंकित मूल्य पे ही देंगे हम, तो फिर 7% का बट्टा देंगे तो हो जाएगा 93%। तो कह रहा है उसे 30 रुपया कम लाभ होता है। तो देख लीजिए सेकंड वाला जो बट्टा है पहले से कितना परसेंट कम है? 2%। और पैसा में कितना कम हो रहा है? 30। तो 2/100 का मान हो जाएगा 30, यानी कि इसको हम डिवाइड करेंगे 15 बार में, तो एक का मान यानी कि आपका जो घड़ी का अंकित मूल्य होगा वो हो जाएगा 1500 रुपया, यानी डी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक साइकिल का पहिया 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है, तो त्रिज्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले चक्करों की संख्या बराबर होता है, चक्करों की संख्या बराबर दूरी बटा परिधि, दूरी बटा परिधि, ठीक है। तो चक्करों की संख्या आपका 5000 है और दूरी है 11 किलोमीटर। तो 11 किलोमीटर को पहले मीटर बदलेंगे तो 1000 से गुना करेंगे, लेकिन आपका देखिए आंसर जो होगा वो सेंटीमीटर में आना चाहिए। तो अभी तक 11 को मैंने मीटर में बदला तो 1000 से गुना किया, अब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे। तो ये दूरी हो गया 11 गुना 1000 गुना 100। परिधि होता है 2 पाई, तो पाई का मान सामने दिया हुआ है 22/7 और त्रिज्या आपको निकालना ही है। चलिए अब हम यहाँ से ये 3 शून्य और इसका 3 शून्य कटा लेते हैं, उसके बाद क्रॉस गुना कर लेते हैं। तो अब हो जाएगा 11 गुना 100 यानी 1100 बराबर 5 गुना 22 दूने 44 बटा 7 गुना r, ठीक है। अब इसको कटा लेते हैं। 11 दूने 22 यानी 200 बार में, सॉरी माफ़ करिएगा, इसको 11 से घटाइए, 11 से ये 100 बार में कटेगा और 11 चौक 44 कटेगा। अब ये 4 से 100 जो है 25 बार में कटेगा और 5 से 25 जो है 5 बार में डिवाइड होगा। तो r का जो मान हो जाएगा वो देखिए क्रॉस गुना होता है, तो 7×5 = 35 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है एक घर का विकर्ण पर आधारित खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल 192 वर्ग सेंटीमीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया है तो हम वर्ग का भुजा निकालेंगे। तो वर्ग का भुजा होता है अंडर रूट क्षेत्रफल और वर्ग का भुजा क्या होगा? घन का विकर्ण होगा। तो वर्ग का जो भुजा होता है वो होगा अंडर रूट क्षेत्रफल और क्षेत्रफल जो है दिया हुआ है 192। तो 192 किसी संख्या का तो वर्ग है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले देख लेते हैं किससे डिवाइड होता है। तो 9 2 11 11 12 3 से हो जाएगा। तो 3 6 18, यहाँ पे बच्चा 1 3 4 12 गुना 3 64 गुना 3 हो जाता है 192। अब 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8, परंतु 3 का वर्गमूल नहीं होगा, तो ये जो है रूट के अंदर रहेगा। तो वर्ग का जो भुजा निकला वो निकला 8√3। अब घन का विकर्ण पे बना हुआ है ये वर्ग, तो घन का विकर्ण होता है √3 गुना भुजा a, और भुजा कितना आया वर्ग का, विकर्ण कितना आया 8√3। ये जो भुजा है वर्ग का वो घन का विकर्ण है, तो घन का विकर्ण बराबर वर्ग का भुजा। तो √3 कट जाएगा, तो a का जो मान होगा वो होगा 8 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति को 600 रुपये में शर्ट बेचने पर लागत का 1/6 हानि होता है। लागत मतलब सीपी करे मूल्य का।
तो CP का 1/6 हानि का मतलब हुआ 1/6 का हानि समझिएगा, अगर वस्तु को मैंने 6 में खरीदा, हमको 1 रुपया का लाभ हो गया, सॉरी हानि हो गया, तो इसका मतलब हमने 5 में ही बेचा है। 6 का सामान 5 में बेचेंगे तो 1 रुपया का हानि ही होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि एक शर्ट को बेचने 600 रुपये में बेचने से लागत का यानी क्रय मूल्य का 1/6 हानि हुआ, मतलब बेचा गया 5 रुपये में। 6 का चीज़ कितना बेचा गया 5 रुपये में, और इधर मूल्यों में जो दिया हुआ है विक्रय मूल्य वो 600 रुपया है। इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 120 बार में कटेगा। तो अब जो CP हुआ वो हो गया आपका 12×72 यानी 720 रुपया। लेकिन फिर कह रहा है कि यदि उसे हम 1/6 के लाभ पर बेचेंगे, यानी 6 का सामान पर हम 1 रुपया का लाभ लेंगे, मतलब 7 रुपया में बेचेंगे, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 720 रुपया को हम बेचेंगे 7/6 पर। तो ये फिर 12×72 120 बार में। और अब जो SP होगा नया वाला वो होगा 12×84 यानी 840 रुपया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर B में मैच करता है, B से मैच करता है, आंसर B होगा। अगला सवाल देखिएगा, कहा है 9 संतरों का विक्रय मूल्य यानी 9 का SP 12 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर यानी 12 के CP के बराबर है। तो इसको डिवाइड कर लीजिए पहले, तो 3 तिया 9 और 3 चौका 12। अब SP और CP को रेशियो में बदलिए। जब आप रेशियो में बदलेंगे तो उसका जो डिजिट है वो चेंज हो जाएगा, यानी 4 जो कि CP का है वो SP की तरफ आ जाएगा, और 3 जो कि SP में है गुना के रूप में वो CP की तरफ आ जाएगा। यानी कि बराबर है, गुना के रूप में था ये वाला और ये भी गुना के रूप में था। तो जब इसको रेशियो में लाएंगे तो डिजिट क्या होगा, पलट जाएगा। अब देखिए CP हो गया 3 रुपया और SP हो गया 4 रुपया, यानी 3 रुपया का चीज़ जो मैंने 3 रुपया में ख़रीदा है उसको 4 रुपया में बेचा, तो हमको लाभ जो हुआ वो हो गया 1 रुपया का। पर आपसे प्रतिशत लाभ पूछा गया है, तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य यानी CP। प्रतिशत लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। तो लाभ हुआ 1 का गुना 100 और क्रय मूल्य दिया हुआ है 3। अब 100 में 3 से भाग लगाएंगे तो आंसर होगा 33.1/3%, जो कि ऑप्शन नंबर D में है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के टोटल जो मूल्यों का योग है वो है 210 रुपया, यानी टोटल 210 रुपया है मेरे पास, लेकिन 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का। पर इसका जो संख्या का अनुपात है वो है 5:6:8। अब 1 रुपया का 5 सिक्का है मेरे पास, तो इसका मतलब मेरे पास 5 रुपया है, और 50 पैसा का 6 सिक्का है, तो मेरे पास कितना होगा? 1 रुपया में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, ठीक है, तो 6 सिक्के का मतलब कितना हो गया? 3 रुपया। और 25 पैसा का ना 8 सिक्का है, तो 1 रुपया में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, पर हमारे पास कितने सिक्के हैं? 8 सिक्के हैं, तो इसका मतलब कितना रुपया हो गया मेरे पास? 1 रुपया 2 रुपया हो गया, ठीक है। अब जो है 2 रुपया हो गया। अब टोटल जो हमारे पास मूल्य होगा रेशियो में वो हो गया 5, 3, 8, 2, 10। अनुपात में मूल्य है 10 और संख्या में 210, तो एक का जो वैल्यू हुआ वो हो गया 21। अब पूछा जा रहा है कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बताएं। तो 1 रुपया के सिक्कों का संख्या निकालना है, तो 1 रुपये वाला रेशियो देखिए कितना है? 5 है। 1 का मान 21 है, तो 5 का मान पूछा जा रहा है, तो 5 का जो मान होगा वो हो जाएगा 105, ठीक है, यानी आपका आंसर होगा B नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, A किसी काम को 25 दिनों में कर सकता है जिसे B अकेले 20 दिन में करता है। A काम शुरू करता है तथा 10 दिन बाद B शामिल हो जाता है, तो A जो है 25 दिन में करता है और B जो है ये 20 दिन में करता है। इसका हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 100, एलसीएम होगा 100। अब 25 से 100 जो है वो 4 बार में डिवाइड होगा और 20 से 5 बार में।
सवाल में कह रहा है कि ए काम शुरू करता है और 10 दिन बाद भी शामिल होता है। इसका मतलब पहले 10 दिन तक ए जो है अकेले काम किया है, कितना काम कर लिया? 40 काम। अब 100 में 40 काम तो हो गया भाई, 100 में 40 काम हो गया तो बचा कितना काम? 60 काम। अब आया बी, ठीक है, परंतु ए काम छोड़ा नहीं है, ए तो कर ही रहा है। 10 दिन करने के बाद बी आया है कि ए भी अब जो काम में लगा व्यक्ति, ए तो लगा हुआ है, ये है, बी भी लग गया, तो दोनों जो है मिल करके इस काम को कितना दिन में ख़त्म करेगा? ए और बी। तो दोनों का क्षमता कितना है? 5 4 9। ये कटाएंगे तो 20 तिया 60 और 3 तिया 9, यानी कि अब होगा 20 में 3 से भाग लगाएंगे, 6.2/3 दिन। लेकिन आपसे पूछा है काम पूरा कितना दिन में हुआ, तो पहले ए जो है अकेले 10 दिन तक काम कर चुका है और अब फिर बी आया और दोनों मिल करके 6.2/3 दिन में ख़त्म किया, तो टोटल जो टाइम हो गया, टोटल टाइम हो गया 16.2/3 दिन, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी से मैच करा, आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि 8 बालक तथा 12 व्यक्ति किसी काम को 9 दिन में करता है, यानी 8 बालक प्लस 12 मेन जो है इस दोनों मिलके काम को कर लेता है 9 दिन में, ठीक है। लेकिन कंडीशन आगे क्या डाल दिया? काम समाप्त करने में प्रत्येक बालक एक व्यक्ति से दोगुना समय लेता है, यानी जो बालक है व्यक्ति से मेन से दुगुना समय लेता है। तो अगर आदमी 1 घंटा लेगा तो बालक जो है 2 घंटा ले लेगा, दोगुना समय हो गया। इसका क्षमता जो होगा इसका उल्टा होगा, यानी कि 1:2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे? इसको ऐड कर लेंगे इसमें, तो 8 सवाल में क्या कह रहा है? 8 व्यक्ति प्लस 12 आदमी एक काम को 9 दिन में कर सकता है। तो आपसे पूछा है 12 व्यक्ति कितने दिन में करेगा, तो 12 मेन का पूछा है। तो 8 बॉय का क्षमता कितना? 1, तो 8 गुना 1 कितना हो जाएगा? 8। उसके बाद मेन का क्षमता कितना है? 2, तो 12 दूनी 24 प्लस से बीच में ये दोनों मिलके 9 दिन में। उसके बाद 12 मेन का क्षमता कितना है? 2, तो 12 दूना 24, यहाँ भी हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। तो 8 और 24 32 गुना 9 और बट्टा हो जाएगा नीचे में 24। इसको डिवाइड करिए, 8 चौक 32 और 8 तिया 24, 3 से 9 3 बार में। तो आपका जो आंसर होगा वो आंसर होगा 4 तिया 12 दिन, यानी कि 12 व्यक्ति जो है काम को करेगा 12 दिन में। आपका आंसर सी होगा। सी नंबर ऑप्शन देखिए 12 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। समझ में आ रहा होगा। जहाँ भी आपको परेशानी हो आप एक बार कमेंट ज़रूर करेंगे कि आपको इस सवाल में प्रॉब्लम हुआ है। मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूँगा दूसरी वीडियो में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कोई व्यापारी अपने खाद की कीमत को 10% कम करता है। अगर खाद के मूल्य में कितना % वृद्धि करे उसका खाद मूल्य में कोई परिवर्तन ना हो। पहला लाइन में कहा है कोई व्यापारी अपने खाद की कीमत को 10% कम करता है। मान ली प्रारंभ में कीमत 100% होगा, यानी 100 रुपया होगा, तो बाद में कितना हो गया? 10% कम, यानी 90 हो गया। अब कह रहा है कि खाद के मूल्य में कितना % वृद्धि करें कि मूल्य में कोई परिवर्तन ना हो। मूल्य में परिवर्तन का मतलब क्या? हमारा जो मूल्य होगा पहली तरह होगा, जो पहले था। तो पहले कितना मूल्य था? 100, अभी है कितना? 90। हम कितना बढ़ाएं फिर से हम 100 पे आ जाएं? तो 90 में अगर हम 10 बढ़ाएंगे तभी तो वो 100 पे आएगा। तो 10 की वृद्धि करना होगा किस में? 90 में। और फिर परसेंटेज में लाना हो तो 100 से गुना करेंगे। ये 0 और ये 0 डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। अब बचा 100/9। तो अब आप भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 11.1/9% का क्या करना होगा? प्लस है तो वृद्धि करना होगा, ठीक है। यानी कि आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी नंबर। हालांकि आप इसको एक अन्य मेथड से बना सकते हैं। प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है प्रतिशत गुना 100 बट्टा इसी दोनों को फिर घटा देंगे 100 माइनस प्रतिशत, यानी कि वृद्धि में घटेगा। प्रतिशत कमी अगर आपसे पूछता प्रतिशत कमी, तो
प्रतिशत कमी बराबर होता है प्रतिशत गुना 100/100 जोड़ प्रतिशत। तो वृद्धि में नीचे घटता और कमी में नीचे जुड़ता। आप इस मेथड का भी प्रयोग करके, इस फार्मूले का प्रयोग करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हमको तो ज़्यादातर यही सही लग रहा है। समझिए, दिक्कत हो तो बताइएगा। इस मेथड से समझाएंगे। आसान क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन आप इस तरह का आपको आता है तो आप इस तरह से आसानी से बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक्स और वाई के आयु का वर्तमान योग जो है वो है 75 वर्ष, यानी एक्स प्लस वाई जो है वो है 75 वर्ष, 75 ईयर। कह रहा है 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात, यानी एक्स और वाई का जो उम्र का अनुपात होगा 5 वर्ष बाद। ध्यान रखिएगा, इस तरह का सैम्पल, यानी ये वाला अगर मेरा जब हम एज से रिलेटेड प्रश्न बनाते हैं तो ये सिंबल हम देते हैं बाद के लिए, और ऐसा सिंबल है तो इसका मतलब ये पूर्व या पहले के लिए सिंबल है। तो ये सिंबल ज़्यादातर हम प्रयोग करते हैं। तो ये दिए तो इसका मतलब 5 वर्ष बाद। इनका जो उम्र का अनुपात हुआ वो हुआ 7:10। 5 वर्ष बाद का रेशियो है ये, तो हम 5 वर्ष बाद का उम्र भी लेंगे तभी तो बराबर होगा ना। तो x भी 5 साल बढ़ेगा और y भी 5 साल बढ़ेगा, तो 75 प्लस हो जाएगा 10, क्योंकि 5 दोनों बढ़ रहा है तो 10 बढ़ जाएगा ना। तो अब 5 वर्ष बाद इनकी उम्रों का योग कितना हो जाएगा? 85 वर्ष। अनुपात में 5 वर्ष बाद इनकी उम्रों का योग हो रहा है 17 और संख्या में हो रहा है 85। तो 17 से 85 डिवाइड हो रहा है, अनुपात 1 का जो मान होगा वो हो गया 5। अब आपसे पूछा है 4 साल बाद x की आयु क्या थी। तो पहले हम 5 वर्ष बाद जो है 5 वर्ष बाद जो है x का जो उम्र हुआ वो हो गया 7 × 5 = 35। तो वर्तमान उम्र होगा 5 वर्ष बाद x 35 का होगा, तो वर्तमान में 5 वर्ष कम यानी 30 का होगा। पर आपसे वर्तमान नहीं पूछ के 4 साल पहले पूछ लिया, यानी 4 साल पूर्व का उम्र पूछा गया है। वर्तमान में अभी जो है x है 30 वर्ष का, 30 वर्ष का, और 4 साल पहले ये कितने वर्ष का होगा? तो हो जाएगा 26 वर्ष का। यानी आपका जो आंसर होगा वो होगा डी नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौशल प्रत्येक सही हल का 3 अंक प्राप्त करता है और प्रत्येक गलत अंक के लिए 2 अंक खो देता है, यानी कट जाता है। वह 30 प्रश्न को हल करता है और 40 अंक प्राप्त करता है। ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए सही जो होगा वो x होगा और गलत जो होगा वो y होगा। ठीक है, तो पहले समझिए इसको। अगर सही और गलत दोनों को ऐड करते हैं तो इस तरह इसका क्वेश्चन बनता है 3 को, यानी कि कुल वह 30 प्रश्नों को हल करता है जिसमें सही और गलत दोनों होगा। लेकिन कंडीशन क्या है? अगर वह एक सही करेगा तो उसको 3 अंक मिलेगा। तो सही है कितना? x, और अगर एक सही करेगा तो उसको 3 अंक मिलेगा, तो हो जाएगा 3x। उसके बाद अगर वो एक गलत करेगा 2 अंक कट जाएगा। तो गलत है y, तो एक गलत पे कितना जा रहा है? 2 अंक जा रहे हैं, यानी 2y कट जाएगा। कट जाएगा मतलब माइनस हो जाएगा। तो इस तरह उसको अंक प्राप्त हो रहा है 40। समझिए फिर से, कह रहा है कि उसने 30 प्रश्न हल किया जिसमें कि सही गलत दोनों है, तो सही और गलत दोनों का हो गया 30। लेकिन कंडीशन क्या है? अगर एक सही करेगा 3 अंक तो 3x, और अगर एक गलत करेगा 2 अंक कट जाएगा, 2y माइनस हो जाएगा। तो इस तरह उसको जो है मिला है 40 अंक। अब हमको पूछा है सही हल बताएं। सही हल ये वाला, तो सही हल का मतलब x निकालना होगा हमको, और अगर हम x निकालेंगे तो हमको y को डिवाइड करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ y नीचे में 2y है और ऊपर में सिर्फ y है, तो ऊपर वाले y को 2y बनाने के लिए पूरे में 2 से गुना करना होगा। अब हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 30 दूने 60, और नीचे तो ज्यों का त्यों रहेगा 3x माइनस 2y बराबर 40। अब आप इसको कटा लीजिए, तो ये 2y कैंसिल हो जाएगा, तो 3 2 5x का जो मान हुआ वो हो गया 100। तो अब x का जो मान हुआ वो हो गया 20। यानी आपसे पूछा था सही हल कितना किया, सही क्या है? x है, और x का मान कितना निकला? 20। तो आपका आंसर इस तरह से जो होगा, इस तरह से जो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 20 प्रश्न उसने सही किया है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माफ़ करिएगा, नेक्स्ट प्रश्न तो लगभग मैंने, हाँ नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला सवाल। आज मैंने आपको 17 सवाल ही टोटल बताया है। आपको अगर कोई भी सवाल में परेशानी हुई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे अगले प्रश्न में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।